नमस्कार दोस्तों, अगर तुम्हें सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना तो सीखो। कुछ ऐसे ही थे हमारे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम। इन महान साइंटिस्ट और इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मेरे पास उतने शब्द नहीं है कि मैं इनका पूरा वर्णन कर पाऊँ। Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. Knowledge makes you great. हाय गाइस, माय नेम इज नमन एंड यू आर वेलकम इन टुडेज वीडियोज। आज की इस वीडियो में हम कलाम सर की जीवनचर्या को डिस्कस करेंगे कि कैसे एक लो बैकग्राउंड का बच्चा जो कि न्यूज़पेपर सेल करता था वह इतना महान साइंटिस्ट और भारत का प्रेसिडेंट बन पाया। यहाँ पर मैं इनका एक कोट बोलना चाहूँगा। वो कहते हैं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और कभी परेशानियों को हमें खुद को हारने नहीं देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इनके शुरुआती जीवन से। लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमें सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का मेंबर बन जाइए ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज आप आसानी से देख पाएं। कलाम सर का पूरा नाम अबुल फकीर जहाबुद्दीन अब्दुल कलाम था। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम मद्रास, जिसे आज हम तमिलनाडु के नाम से जानते हैं, में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलब्दीन था, जो कि पेशे से एक नाविक और साथ में एक लोकल मस्जिद के इमाम भी थे। इनकी माता ऐसम्मा एक हाउसवाइफ थी। कलाम सर 3 भाई और एक बहन में सबसे छोटे थे। कलाम सर की अर्ली एजुकेशन सेंचुअर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल रामेश्वरम से की, जहां वो एक एवरेज स्टूडेंट थे। कलाम सर अपने बचपन में न्यूज़पेपर्स भी सेल करते थे ताकि वो अपने घर की इनकम में इंक्रीज कर पाए या फिर हेल्प कर पाए। अपनी हाई स्कूल की डिग्री कंप्लीट करने के बाद कलाम सर सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचुपल्ली गए, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से एफिलिएटेड था, जहां पर उन्होंने 1954 में फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। कलाम सर का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था कि वो एक फाइटर पायलट बने इंडियन एयरफोर्स में, लेकिन उनका ये सपना पूरा ना हो सका। वो इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो पाए। इंटरव्यू में 45 कैंडिडेट आए थे, जिनमें से सिर्फ 8 ही को ही सेलेक्ट करना था। इंटरव्यू में सेलेक्ट ना हो पाने के गम में वो गए सुसाइड अटेम्प्ट करने। जब वो सुसाइड करने ही वाले होते हैं तभी उन्हें एक स्वामी मिलते हैं जो उन्हें आश्वासन देते हैं और कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और साथ में कहते हैं इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे इंतजार कर रही है। फिर कलाम सर मद्रास पहुंचते हैं और फिर एरोस्पेस की पढ़ाई करते हैं और अपना पहला डिजाइन होवरक्राफ्ट डीआरडीओ को देते हैं 1958 में। और फिर डीआरडीओ ने इनकी खूबी समझी और इन्हें नासा के हेडक्वार्टर्स को विजिट करने भेजा सन 1963-64 में वर्जीनिया यूएसए में। वहां से आने के बाद इन्होंने एक्सपेंडेबल रॉकेट इंजन बनाना चालू किया। सन 1965 में कलाम सर अपना आइडल विक्रम साराभाई को मानते थे और उनकी बातों से बड़ा प्रभावित भी होते थे। विक्रम साराभाई वही थे जिन्होंने इसरो की स्थापना की थी। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कलाम सर की बड़ी मेहनत से 1980 में बनकर तैयार SLV-3 रॉकेट इंजन ने रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट किया और यूनिवर्स में छोड़ा। इन्होंने सॉलिड फ्यूल पर अपनी रिसर्च जारी रखी और इंडिया के लिए मिसाइल्स, वो भी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बनाने लगे। 9 सालों की कड़ी मेहनत उन्होंने सन 1988 में पृथ्वी मिसाइल बनाकर तैयार की और सक्सेसफुली टेस्ट भी किया, जिसकी रेंज 200 से 500 किलोमीटर और लोड कैपेसिटी 500 kg विथ अ स्पीड ऑफ 5 मैक। 5 मैक का मतलब होता है आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा। नॉर्मली अगर हम साउंड की स्पीड की बात करें तो वो होती है 230 मीटर पर सेकेंड। अगर हम 5 मैक को 230 मीटर पर सेकेंड से गुणा करें तो वो होते हैं 1150 मीटर पर सेकेंड। और उसके 1 साल बाद ही सन 1979 में अग्नि मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट कर दिया, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से लेकर 8000 किलोमीटर थी विथ अ लोड कैपेसिटी ऑफ 1000 kg और इसकी स्पीड थी 15 मैक, जो कि इक्वल होती है 5 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड। इन 2 मिसाइलों के सफल परीक्षण से इंडिया ने अपनी जगह बना ली थी इंटरनेशनल लेवल पर, जिसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स वो होती हैं जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जा पाए, जो कि अब इंडिया कर सकता था। इसीलिए सर कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इन्हीं की देखरेख में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को इंडिया रसिया के हेल्प से बनाया गया, जिसकी स्पीड 5 मैक है और रेंज 300 किलोमीटर है। इन सब अचीवमेंट्स के बाद इंडिया में कलाम सर को कुछ मिसिंग लगा जब उन्होंने फिर से न्यूक्लियर टेस्ट करने की बात कही। हालांकि 1974 में पोखरण 1 टेस्ट किया गया था इंडिया ने, जो कि पूरी तरह से फेल हुआ था। फिर 1998 में पोखरण 2 टेस्ट हुआ, जो कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी और कलाम सर के देखरेख में हुआ। 11 मई 2015 को ट्विटर पे ट्वीट करते हुए कलाम सर ने बताया कि मुझे आज भी वो गर्म दिन 53 डिग्री सेल्सियस वाला दिन याद है जिसमें हमने इंडिया का सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण 2 सक्सेसफुल
सक्सेसफुली टेस्ट किया। जब पूरी दुनिया सो रही थी तब इंडिया का न्यूक्लियर एरा इमर्ज्ड हुआ। जब पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट हुआ उस दिन भी बुध पूर्णिमा था और पोखरण 1 न्यूक्लियर टेस्ट के दिन भी बुध पूर्णिमा था। इसे एक कोइंसिडेंस माना गया है। न्यूक्लियर टेस्ट के साथ जो न्यूज दी गई मिनिस्ट्रीज को वो ये थी द बुद्धा हैज स्माइल्ड, जो कि एक कोड वर्ड था कि मिशन सक्सेसफुल हुआ। इन न्यूक्लियर टेस्ट के बाद अब इंडिया को कोई भी देश गिरी हुई नजरों से या फिर कमजोर नहीं समझ सकता था। 1998 के बाद कलाम सर की जर्नी की शुरुआत होती है 2002 में एज ए 11th फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसे वो खुले दिल से स्वीकार करते हैं। और 2002 से 2007 के कार्यकाल के बाद वो अपनी निजी जिंदगी, एजुकेशन, रिसर्च, साइंटिस्ट वर्क में वापस आ गए। उनका एक फेमस कोट है, यू कैन चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। कलाम सर 13 लैंग्वेजेस जानते थे। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में 12 से ज्यादा किताबें लिखी, जिनमें से सबसे पॉपुलर उनकी बुक रही है द विंग्स ऑफ फायर। कलाम सर का कहना है, फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माय डेफिनेशन टू सक्सेस इज स्ट्रांग इनफ। कलाम सर ने फार्मेसी मेडिसिन में भी अपना योगदान दिया है। 1998 में उन्होंने कार्डियोलॉजी सोमा राजू के साथ मिलकर लो कॉस्ट कोरोनरी स्टेंट तैयार किया, जिसे कलाम राजू स्टेंट भी कहा जाता है। स्टेंट एक स्मॉल ट्यूब है जो कि यूज होता है कोरोनरी आर्टरीज को ठीक करने में, जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट तक पहुंचाता है। ये इस दुनिया का कड़वा सत्य है कि जो इस दुनिया में आता है उसे इस दुनिया को छोड़कर जाना ही पड़ता है। एट द एज ऑफ 83 ऑन जुलाई 27, 2050, a precious diamond, legend and missile man of India passed away. India loses a precious, great personality like him. No one will come in this century. अब मैं उनके ही एक कोट के साथ इस वीडियो का एंड करता हूँ। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। धन्यवाद दोस्तों।